नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 का सिंहासन। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करें और शुरुआत के साथ आपको बताते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के रायगिरी और यदाद्री भुवनगिरी में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि 2024 का चुनाव राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद के विपरीत वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। इस दौरान उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों से बीजेपी उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताने की अपील भी की है। भाई और बहनों, ये 2024 का जो चुनाव है, ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद, इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये चुनाव परिवार के कल्याण, अपने परिवार के कल्याण के विरोध देश की जनता के कल्याण का चुनाव है। भाई और बहनों, ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। भाई और बहनों, मेरे मंच पर आते ही आपने मोदी 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 के नारे लगाए। मैं देश भर में घूमकर आज बोंगीर आया हूं। देश भर में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। 3 चरण के चुनाव में हम 200 के करीब पहुंच गए हैं। अब 400 पार करने के लिए तेलंगाना ने वोट डालना है। उधर मध्य प्रदेश में 5वें चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है और इसे लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बड़े नेता भी प्रचार में जुट गए हैं। चित्रकूट में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी जनसभा की और सभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि 10 साल पहले वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण और जाति आधारित राजनीति होती थी, लेकिन पीएम मोदी ने 10 साल में विकासवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया है। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद से देश की राजनीति में बदलाव आया है और ये विकास की तरफ बढ़ती जा रही है। बन रहे हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से बन रहे हैं, तो मोदी जी के भारत की राजनीति में आने का फर्क क्या पड़ा, इसका भी हमको ज्ञान होना चाहिए। 10 साल पहले भारत के सामान्य नागरिक में, मानवीय में, मनुष्य में, व्यक्ति में एक मन में घर कर चुका था कि अब कुछ बदलने वाला नहीं है, ये तो ऐसे ही चलेगा, राजनीति ऐसी ही होती है, यहां तो सब बेईमान हैं, ये गुंडों का राज चलता रहेगा। साधारण आदमी के मन में राजनीति के बारे में यह विचार बन गया था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद भारत की राजनीति में सब कुछ बदल सकता है और ये 2024 का चुनाव जो आप लड़ रहे हैं, वो आर.के. सिंह जी को आप चुनाव तो जिता ही रहे हैं, लेकिन आप विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आज चल पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम के तमाम कामों की जमकर तारीफ करी और कहा कि पीएम की नीतियों ने गरीब, वंचित, दलित, युवा और किसानों को सशक्त किया है। पीएम के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं और गरीबों को आवास योजना का सीधा लाभ मिला है। कि यह दिल्ली का चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी जी का चुनाव है। हमें एक बात गहराई से समझनी होगी कि भारत की राजनीति में मोदी जी के नेतृत्व में भारत की राजनीति का चाल, चरित्र, चेहरा
भारत की राजनीति की रीति नीति, भारत की राजनीति की संस्कृति और भारत के राजनीति के कार्य करने का तरीका और भारत के राजनीति की परिभाषा को मोदी जी के नेतृत्व ने बदल डाला है और नई संस्कृति को स्थापित किया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। 10 साल पहले साधारण मनुष्य, साधारण व्यक्ति क्या मन में रखता था? उसके मन में एक ही बात आती थी, इस देश में कुछ बदलने वाला नहीं है, सब ऐसे ही रहे। उधर तेलंगाना के मेडक जिले में चुनावी रैली को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संबोधित किया। चुनावी सभा के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर बेरोजगारों को बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, साथ ही कहा कि सत्ता में आने पर बेरोजगार युवाओं को बेहतर ट्रेनिंग के साथ आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। नई योजना ला रहे हैं, पहली नौकरी पक्की, मतलब 1 साल के लिए इन कंपनियों में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी ऑफिसेज में हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं को हम अधिकार देने जा रहे हैं। 1 साल की नौकरी, बेहतरीन ट्रेनिंग और 1 साल में 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में। नई योजना ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव को चौथे पर्व में बेहतर इंडी गठबंधन के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। यूपी के इटावा में मीडिया से बातचीत करते हुए, यानी कि उनसे मुखातिब होते हुए, उन्होंने कहा कि चौथे चरण का चुनाव होने वाला है। इसमें समाजवादी पार्टी और INDIA गठबंधन बीजेपी को हराकर बीजेपी का सूपड़ा साफ कर देगी। शिवपाल यादव ने राज्य सरकार पर जो है लोकसभा क्षेत्रों में गुंडाई करने का आरोप इस दौरान लगाया है। भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा। अरे यार, हम पर भारतीय जनता पार्टी का फायदा अब चौथा राउंड आने वाला है। इसमें भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। जिस तरीके से आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार वोट नहीं पड़ने दे रही है, आप लोगों कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, किस तरीके की मतलब सरकार गुंडाई कर रही है, जो आरोप लगा रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी गुंडाई करी है, कई जगह गुंडाई करी है। हमारे यहाँ बदायूं में गुंडाई करी है, अभी जसवंत नगर से लेकर मैत्री में गुंडाई, आज भी गुंडाई चल रही है। कोई भी टपोरी कार्यकर्ता होगा, अगर कहीं झूठ बोल के दरखास्त ले आता है तो उस पर पुलिस पहुँच जाती है, परेशान करते हैं। क्या परेशान करते हैं? आपको ये पता नहीं है कि सरकारें बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान रामकृपाल यादव ने कहा कि मेरे लोकसभा की जनता ने मुझे पहले भी भरोसा जताया है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की धारा घर घर और जन जन तक पहुंच रही है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मैंने जिस सेवा भाव से काम किया है उसका आशीर्वाद जनता मुझे जरूर देगी। पाटलिपुत्र लोकसभा के एनडीए के प्रत्याशी के रूप में मैंने नामांकन किया है और मुझे पूरा भरोसा है अपने एनडीए के कार्यकर्ताओं पर और पाटलिपुत्र की महान जनता पर कि उनका आशीर्वाद मुझे पुनः मिलेगा, सेवा का मौका मिलेगा। मैं सेवक था, सेवक हूं और जब तक जिंदा रहूंगा पाटलिपुत्र जनता का सेवक रहूंगा। कितनी लड़ाई देख रहे हैं मीसावर्ती के साथ? कोई लड़ाई नहीं है। हमारी पाटलिपुत्र की जनता ने इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझी है, हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी लड़ाई समझी है और वो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भी चुनावी प्रचार जोरों पर है। चौथे चरण में चुनाव प्रचार के लिए सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। बहरामपुर की बात करें, लोकसभा सीट पर टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान के समर्थन में उनके और पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने रोड शो किया। रोड शो में टीएमसी के अन्य नेता भी मौजूद नजर आए।
यहाँ पे जब मैंने मेरे भाई का वीडियो देखा था बहरामपुर में, जब लोगों ने इतना प्यार दिया और मेरा भाई रो रहा था, मुझे ऐसा तभी लग रहा था कि मैं आऊँ और उसको बहुत जल्दी से हक करूँ। अब यहाँ पे जो मैंने माहौल देखा है, जो भाई को प्यार देते हुए लोगों को देखा है, अभी मैं रैली से आ रहा था, भाई के साथ खड़ा हुआ था। आई थिंक ये जो प्यार मिला ये बहुत स्पेशल है, ये हर किसी को मिलता नहीं है। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि इतना प्यार मिलता है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में भाई को और प्यार मिलेगा और जैसे ही और ज़्यादा प्यार मिलेगा भाई उसको दुगना वापस। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला। योगी ने कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी इसीलिए सत्ता को प्राप्त करना चाहती है जिससे कि वो परिवार के लिए धन की उगाही कर सके, जबकि बीजेपी विकसित और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए चुनाव लड़ रही है। आधा चुनाव संपन्न हो चुका है। चौथे चरण में आपको भी मतदान में भाग लेना है। पूरे देश के अंदर एक स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। बहन और भाइयों, ये मोदी सरकार के बारे में जो यह स्वर गूंज रहा है ये वैसे ही नहीं है। जब जनता जनार्दन से पूछते हैं कि आखिर इतना उत्साह और उमंग का कारण क्या है, तो एक ही बात कहते हैं। जनता जनार्दन कहती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जैसे जैसे चुनाव अपने अंतिम दौर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, चुनाव में भी दो चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जो भारत के सम्मान के लिए, भारत की सुरक्षा, दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर कश्मीर को बदहाल करने का आरोप लगाया। बारामूला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर कश्मीर में चुनाव प्रचार को प्रभावित करने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश कर रही है। 18 तारीख को तो कैंपेन खत्म होना है, 8 दिन रह गए हैं। अगर आप 3 दिन मेरा ऐसे कैंसिल करोगे तो मैं कहां तक इन इलाकों में पहुंच पाऊंगा। और ये किया जा रहा है एक जानबूझ के, एक सोची समझी साजिश के तहत, क्योंकि मेरे जो ये बीजेपी वाले मुखालिफ हैं ये अब घबरा गए हैं यहाँ लोगों की तादाद देख के। जिस तरह हमारे जलसों में, जुलूसों में, हमारे प्रोग्रामों में लोगों की शिरकत है, बुजुर्गों की, नौजवानों की, अपनी माओं की, बहनों की, ये चाहते नहीं है कि मैं लोगों तक पहुंचूं। वहीं सैम पित्रोदा के बयान पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। पित्रोदा के बयान पर हिमाचल के धर्मशाला में कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि सैम पित्रोदा के बयान से पार्टी सहमत नहीं है। पार्टी देश के हर नागरिक को सम्मानित नागरिक मानती है। पार्टी उनके बयान का समर्थन नहीं करती। अधीर रंजन जी ने तो सैम पित्रोदा के बयान की निंदा की और कहा कि तो उनका व्यक्तिगत विचार है, जो कांग्रेस पार्टी भी कह रही कि उनका निजी विचार है, इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं हो। और अब तो सैम पित्रोदा का इस्तीफा भी ले लिया गया, तो उसका कोई मतलब कांग्रेस जो सैम पित्रोदा का उससे कतई सहमत नहीं है। और कांग्रेस पूरी तरह से स्पष्ट है कि देश की जनता जो है, देश का हर नागरिक सम्मानित है। और दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान को लेकर, विवादित टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी करी। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कांग्रेस ने बड़ी गहरी साजिश की है, इस बात का जिक्र किया। पित्रोदा का बयान देश को तोड़ सकता है, जो देश को कमजोर करने वाला है हम उसका विरोध करेंगे, वो कहते नजर आए। कि कांग्रेस ने बड़ी गहरी साजिश रखी है इस देश को तोड़ने की।
भारत की ताकत है उसकी सांस्कृतिक विविधता, भारत की ताकत है उसकी एकता और अखंडता। उसको रंग भेदी और नस्ल भेदी टिप्पणी करके कांग्रेस ने पूरे देश को कमजोर करने की कोशिश की है। और आज के इस विरोध प्रदर्शन से हम कांग्रेस से, राहुल गांधी से विशेष रूप से कह रहे हैं माफी मांगे, उन्होंने सभी भारतीयों का अपमान किया है। राहुल गांधी इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं जानबूझकर। एक उधर हरियाणा में सरकार से निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भिवानी में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार को लेकर कहा कि हमारे विधायकों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में सरकार अल्पमत में आ गई है और उसे नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। 6 महीने नहीं मिलते तो है, ये भी है, उनको पता ही नहीं है क्या कानून है। आप सेशन बुलाए, बहुमत करें, और जो कह रहे हैं हमारा बहुमत है, तो परेड करें बहुमत की गवर्नर के सामने। हमारे इतने एमएलए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जनता का विश्वास खोने का आरोप लगाया। करनाल में सीएम सैनी ने कहा, कुछ दिन पहले ही कांग्रेस विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए। सीएम ने यह भी कहा कि हमारे साथ जनता का विश्वास है, लेकिन कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है। देखिए, अभी मेरे ख्याल से 15-20 दिन हुए हैं। 15-20 दिन ये कांग्रेस के लोग ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। पहले विधानसभा में लेकर के आए, और फिर जब मैंने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया, 1 महीने का भी कम समय है। और अब जब समय आएगा, क्योंकि अब हाउस चलेगा, हाउस के अंदर जब बात होगी तो जरूर उसको पूरा करेंगे। वहीं आबादी को लेकर पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि हिंदू समाज की प्रताड़ना कांग्रेस की परंपरा रही है। हिंदू समाज को वंचित रखना, हिंदू समाज और सनातन का अपमान करना, यह आंकड़ा दिखाता है कि कांग्रेस के राज में किस प्रकार हिंदू समाज पर सामाजिक प्रहार हुए। हमारे समाज को जाति के आधार पर बांटने की कवायद हुई है और ये उसी का साक्ष्य है। यही कांग्रेस पार्टी की हमारे देश में लेगेसी रही है। हिंदू समाज की प्रताड़ना, हिंदू समाज को वंचित रखना और हिंदू समाज और सनातन धर्म का अपमान करना। ये जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं वो प्रतिबिंब है कि कांग्रेस के राज में किस प्रकार से हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार से सामाजिक प्रहार हुए हैं, हमारे समाज को जाति के आधार पर बांटने की कवायद हुई है। ये उसी का एक साक्ष्य है। ये उसी कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुई राधिका खेड़ा ने कांग्रेस में अनुशासन की कमी का आरोप लगाया। साथ ही बीजेपी में अनुशासन की तारीफ करी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस में लोग अलग अलग राह चलते हैं, जबकि बीजेपी में सभी साथ चलते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे काम होता है, जिस तरीके से हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज करके, हर तरीके से हर चीज़ के शेड्यूल, हर तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हर तरीके से काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में तो किसी को कुछ पता ही नहीं था कौन क्या है, क्या कर रहा है। कोई भी कुछ भी बोल देता है, उसका हम रोज़ एग्जाम्पल देते हैं। कोई भी कुछ भी आके बोल देता है। कोई डिसिप्लिन नहीं है। इतनी डिसिप्लिन है और सबसे ज़्यादा कि एक परिवार है, एक बहुत विशाल रामलल्ला का परिवार है जहाँ पे सब साथ मिलके। मुझे नहीं पता कि कब कांग्रेस में मैं 7 साल तो मीडिया कोऑर्डिनेटर रही, कि कभी मीटिंग करके सारे प्रवक्ताओं को एक जगह बिठाया हो, बुलाया हो। यहाँ पे सब प्रवक्ता एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं। जिस तरीके वहीं झारखंड पर पिछड़ा राज्य होने का आरोप लगता है, लेकिन केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण झारखंड को पिछड़ा राज्य नहीं मानती हैं। राज्य की रांची केंद्रीय वित्त मंत्री के मुताबिक झारखंड के लोगों में बहुत क्षमता है, देश के विकास में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। निर्मला सीतारमण ने राज्य से हो रहे पलायन पर कहा कि अगर झारखंड के लोगों को उनके राज्य में ही बेहतर अवसर मिले तो पलायन पर रोक लगेगी। झारखंड को मैं पिछड़ा नहीं मानती।
एकदम अच्छा सा क्वालिटी के साथ, क्षमता के साथ झारखंड के लोग पूरे भारत में हैं और उनके कंट्रीब्यूशन एकदम बढ़िया कंट्रीब्यूशन। मैं चाहती हूं केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी काम करके इधर अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिले, जो कि युवा उनके अपने पेरेंट्स के साथ रहकर इधर ही उनके अपने बिजनेस चलाएं, और इधर अगर अपॉर्चुनिटी अच्छा मिलता है तो पलायन भी नहीं होगा। पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव से किसी भी तरह से टकराव से इनकार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव अपने चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो पीएम मोदी के सहारे चुनावी मैदान में। इस बार एनडीए और पीएम मोदी को लेकर के भी जनता में गुस्सा है, जिसका असर चुनाव परिणाम पर नजर आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे चाचा जी कि हमारा उनका कोई टकराव ही नहीं है। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है पाटलिपुत्र की, और जो हमारे चाचा जी हैं और इस पाटलिपुत्र क्षेत्र के जो सांसद महोदय हैं, वो कभी अपने चेहरे पे और अपने काम पे तो चुनाव लड़ते नहीं है। 2 बार नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे ही उन्होंने चुनाव लड़ा है, और इस बार भी तीसरी बार भी वो लड़ने जा रहे हैं। तो इस बार जिस तरह से जो नरेंद्र मोदी जी और एनडीए गठबंधन के प्रति आक्रोश है जनता में, जितने वादे किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ रोजगार देने की बात कही गई हो, या किसानों की आय दुगनी करने की बात कही गई हो, या बिहार को, क्योंकि हम लोग बिहार से आते हैं तो बिहार का ध्यान रखना, और बिहार को सबसे ज्यादा उन्होंने ठगने का काम किया है। स्पेशल पैकेज की बात कही गई, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही गई हो, बिहार में फैक्ट्रियां लगवाने की बात कही गई हो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और सबसे बड़ी बात है कि जो बंद पड़ी चीनी मिलें हैं उनको खुलवाने की बात की गई है। तो एक भी वादा तो उन्होंने पूरा नहीं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर भारतीय लोगों को बदनाम करने का आरोप लगाया। ओडिशा के गंजम में चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों के खिलाफ बोलना कांग्रेस की संस्कृति बन गई है। उन्होंने कांग्रेस को लेकर यह भी आशंका जाहिर की कि कांग्रेस जब पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ये कांग्रेस का कल्चर बन चुका है, भारतीय लोगों का खिलाफ, हमारे खिलाफ बोलने का। तो ये पार्टी अभी मेरा लगता है इस बार खत्म ही हो जाएगा, बसेगा नहीं, कुछ भी नहीं बसेगा। ये कांग्रेस का कल्चर बन चुका है, भारतीय लोगों का खिलाफ, हमारे खिलाफ बोलने का। तो ये पार्टी अभी मेरा लगता है इस बार खत्म ही हो जाएगा, बसेगा नहीं कुछ। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने लोकसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी की जीत का भरोसा जताया। उन्होंने राज्य की सीएम ममता बनर्जी पर राज्य की बदहाली का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव चोरों के खिलाफ है, इसमें गरीब लोग चोर के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसमें गरीब की ही जीत होगी। और 24 के सिंहासन में अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बनी रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के विराट टैक्स वाले बयान पर एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने पलटवार किया है। पटना में चिराग पासवान ने कहा कि अगर कांग्रेस और उनके घटक दल विरासत टैक्स को की सोच रखते हैं तो ये चिंता का विषय है। उन्होंने सैम पित्रोदा के बयान का भी विरोध किया और इसे देश के खिलाफ बताया। अच्छा, हमको बता दीजिए, जो लोग बार बार ये बोल रहे हैं, क्या कर लिया आज तक आरक्षण को लेकर? किसने, क्या हो गया बताइए ना। जो ये लोग आरक्षण विरोधी, आरक्षण ये वो, आज तक 10 साल हो गए प्रधानमंत्री जी को देश का प्रधानमंत्री बने। आरक्षण को मजबूत करने के अलावा क्या गलत किया गया बताइए हमको। आरक्षण को मजबूत किया गया, उसमें ऊंची जातियों के गरीब वर्ग से आने वाले लोगों को भी आरक्षण देकर, ताकि समाज का कोई वर्ग ऐसा ना रह जाए जो कि कल को उंगली उठाकर बोले कि इसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। समावेशी विकास के तहत और इसको जोड़कर इसको मजबूत करने का काम किया गया। मंडल कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। समाज के पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों के लिए जो आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा।
हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विपक्ष को जो लिखना है लिखने दीजिए। सिरसा में मीडिया कर्मियों से बातचीत में मनोहर लाल ने कहा कि जो फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं वो फ्लोर टेस्ट के दौरान अपने विधायकों को नहीं संभाल पाएंगे। उनको जो चीजें लिखनी है लिखें, उसमें असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका जो गणित है 30 और 3 जमा 33 करते हैं। अगर वो फ्लोर पर आएंगे, अगर उसमें से 23 को भी संभाल के रख सकें तो बड़ी बात होगी। ऐसा नहीं है कि वही कुछ कर सकते हैं, हमारे पास भी बहुत से संबंध हमारे अंदर खाते हैं, चाहे वो जजपा के लोगों से हैं, चाहे हमारे कांग्रेस के लोगों से हैं, क्योंकि अभी तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोई संभावना लगती नहीं है। लेकिन अगर कोई इस प्रकार की स्थिति बनती है तो फ्लोर टेस्ट होगा, और उस फ्लोर टेस्ट में सबसे पहले उनकी बात तो तब मान्य होगी जब गवर्नर साहब उसमें संतुष्ट होंगे और वो हेड काउंट्स के नाते से लोगों की जो व्यक्तिगत विधायकों की हाजिरी देंगे, तभी तो जाके बात होगी। खाली पेपर पर लिखने से कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये गवर्नर साहब पर निर्भर करता है, स्पीकर साहब पर निर्भर करता है कि आगे कार्रवाई क्या करें। सर, जेजेपी की कई विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दिया है, अलग अलग दिया है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो केवल 30 जमा 3 का गणित ना सोचें, दूसरे गणित पे जो बन रहे हैं उनका विचार करेंगे तो ध्यान में आएगा। उनकी हिम्मत ही नहीं है कि इस बात को आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो भी चुनावी मैदान में आता है वो जीतने के लिए आता है, लेकिन लोकतंत्र में फैसला जनता करती है। मुझे कुशीनगर की जनता पर भरोसा है, मैंने लोगों के बीच काम किया है, उन्हीं की इच्छा पर मैं कुशीनगर का प्रत्याशी बनाऊं। हालांकि पिछली बार स्वामी प्रसाद मौर्य जीत नहीं पाए थे। रही बात माहौल कैसा है, ये तो कुशीनगर की जनता तय करेगी। जो भी चुनावी मैदान में आता है वो जीतने के लिए आता है, लेकिन लोकतंत्र में फैसला जनता करती है। इसलिए हमें कुशीनगर की जनता पर विश्वास है, और पहले भी मुझे अपार स्नेह प्यार आशीर्वाद कुशीनगर की जनता का मिला। विकास के मुद्दे और जन जन के सम्मान की प्राथमिकता के साथ मैं लोगों के बीच में काम किया, लोगों ने पसंद किया, उनकी कसौटी पर खरा उतरा, और उनकी ही चाहत मांग के अनुरूप मैं कुशीनगर लोकसभा का भी प्रत्याशी बनाऊं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लखनऊ पहुंचे और यहां प्रदेश पार्टी कार्यालय में लोकसभा की 4 सीटों के लिए चुनावी बैठक की। बता दें कि बीजेपी रायबरेली सीट पर चुनाव जीतने की रणनीति तैयार कर रही है। 5वें चरण के चुनाव में 2 केंद्रीय मंत्रियों की सीट भी शामिल है। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस कड़ी में WWE के पूर्व दिग्गज द ग्रेट खली के नाम से मशहूर पहलवान और बीजेपी नेता दलीप सिंह राणा ने कानपुर में रोड शो किया है। तो महाबली खली ने कानपुर में रोड शो किया और इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करते नजर आए। कानपुर से प्रत्याशी रमेश अवस्थी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे द ग्रेट खली, और यहां पर देखिए पहली बार इस सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं रमेश अवस्थी। साथ में द ग्रेट खली को देखने के लिए भारी हुजूम जो है वो भी वहां पर उमड़ पड़ा। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट अपील करने पहुंचे थे द ग्रेट खली। कानपुर ग्रामीण से प्रत्याशी हैं रमेश अवस्थी, और प्रचार देखिए लगातार चल रहा है। ऐसे में प्रचार के दौरान द ग्रेट खली पहुंचे थे। जनता उन्हें देखने के लिए और इस प्रचार का हिस्सा बनने के लिए भी सड़कों पर पहुंची और इस रोड शो को अपना समर्थन दिया। हिमाचल प्रदेश की हॉट सीट मंडी से कांग्रेस के युवा नेता
और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपना नामांकन किया। उन्होंने गुरुवार को मंडी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला समेत पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। मंडी में बीजेपी ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर रोचक मुकाबला होने के आसार हैं। विक्रमादित्य सिंह ने नामांकन के बहाने कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर हमला बोला। 100 चीज़ें हो रही है, मगर उससे जो भी यहाँ से और प्रत्याशी है, कोई ग्लैमर है, कोई बॉलीवुड है, 100 चीज़ें हो रही है, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हिमाचल के लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखों का समर्थन करते हैं। देखिए, कंगना जी को यहाँ की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो है। जो भी यहाँ से और प्रत्याशी है। लोकसभा चुनाव को लेकर के पूर्व दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कुलदीप कुमार लोगों के बीच जाकर आने वाली 25 मई को वोट डालने की अपील भी कर रहे हैं और भारी बहुमत से जिताने की अपील भी कर रहे हैं। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता भावना सिसोदिया ने कुलदीप कुमार से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा है, कितने दावे कर रहे हैं, कितने वादे कर रहे हैं, सुनिए। ईस्ट दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी कुलदीप कुमार जी रोड शो पर उतरे हुए हैं। वही हमारे साथ बात करने के लिए कुलदीप जी मौजूद हैं। कुलदीप जी, आप चुनाव प्रचार में लगातार लगे हुए हैं, किस तरीके का समर्थन लोगों का मिल रहा है? बहुत शानदार समर्थन मिल रहा है और दिल्ली के लोग जेल का जवाब वोट से देने के तैयार हैं। अपने अरविंद केजरीवाल जी के काम पे मोहर लगाने के लिए तैयार हैं और दिल्ली के लोग अब की बार जेल का जवाब वोट से देंगे। वहीं कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देने वाला है, क्या लगता है एक बड़ा बदलाव? जी का आशीर्वाद उनके साथ है, सच्चाई ईमानदारी की जीत होगी और दिल्ली के लोग जेल का जवाब वोट से देंगे। आपने सुना, ये तो कुलदीप जी का साफ तौर पे कहना है कि जेल का जवाब वोट से देने के लिए दिल्ली के लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और अगर कल अंतरिम जमानत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिलती है तो एक बड़ा बदलाव इस चुनाव के दौरान देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट केडी के साथ भावना, न्यूज इंडिया, दिल्ली। वहीं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। विवाद बढ़ने पर पित्रोदा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने केंद्रीय मंत्री BL वर्मा से खास बातचीत की। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सैम पित्रोदा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि नॉर्थ ईस्ट भारत के लोग चाइनीज और दक्षिण के लोग अफ्रीकन जैसे लगते हैं। इस मुद्दे पर क्या कहते हैं केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा, आइए उनसे बात करते हैं। सर, कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, आपके सैम पित्रोदा जी जो है जिस तरह से बयान देते हैं, मुझे लगता है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं उनका अपमान करने का काम करते हैं। नॉर्थ ईस्ट चूँकि मेरा मंत्रालय है और मैंने देखा है नॉर्थ ईस्ट के लोग कितने अच्छे होते हैं और देश के लिए मरने मिटने वाले लोग होते हैं, देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले लोग होते हैं। उनको चाइनीज़ कहना, दक्षिण के लोगों को अफ्रीकी लोगों से तुलना करना, मुझे लगता है कि ये देश की जनता का घोर अपमान है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और ये चूँकि सैम पित्रोदा के बारे में सब जानते हैं, गांधी परिवार के कितने निकट हैं, उनके सलाहकार हैं, उनके गुरु हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी राय पर ही ये इंडी गठबंधन चल रहा है। तो इंडी गठबंधन उनकी राय पर कहाँ ले जाना चाहते हैं इस देश के लिए, देश की जनता के लिए, तब मैं इस बयान की घोर निंदा करता हूं। एक मामला झारखंड से आया है कि झारखंड के मंत्री हैं आलमगीर, उनके PS यानी पर्सनल सेक्रेटरी के ऑफिस से लाखों रुपए बरामद किए हैं ईडी ने। आप विचार करिए, एक मंत्री के PS और PS के नौकर के घर पर इतना मोटी रकम बरामद होना, तब भ्रष्टाचार का क्या आलम होगा। और जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जब भ्रष्टाचार पर प्रहार करती है, तब ये इंडी गठबंधन के सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे होकर के ये पूरी तरह से विरोध करने का काम करते हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ ये बहुत ही शर्मनाक है। और जब मंत्री के PS के नौकर के यहाँ पर स्थिति ये है, तब मंत्री का क्या हाल होगा, उस सरकार का क्या हाल होगा, उस इंडी गठबंधन का क्या हाल होगा। तब वो इस तरह के जो लूट करने वाले लोग हैं, मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बचने वाले लोग नहीं हैं। निश्चित रूप से ये कार्रवाई भ्रष्टाचारियों पर लगातार ये मोदी सरकार करती रहेगी। ये थे केंद्रीय मंत्री जिनका साफ कहना था कि मोदी सरकार में इस तरह के भ्रष्टाचारियों पर आगे भी एजेंसीज काम करती रहेंगी। कैमरामैन मनीष ढोंडियाल के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 24 का सिंहासन। गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में रवि किशन ने आज चुनाव प्रचार किया। इस दौरान हमारे सहयोगी ने रवि किशन से खास बातचीत की। चुनावी माहौल शुरू हो गया है और तीसरे चरण का चुनाव हो चुका है और ऐसे में जो गोरखपुर की हाट सीट है, जिस पर इस समय जो उम्मीदवार हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद हमारे साथ रवि किशन शुक्ला जी मौजूद हैं। बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सांसद जी, आप पिछली बार चुनाव लड़े थे, अभी वर्तमान समय में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या फर्क है पिछली बार में और इस बार में? चुनौतियां किससे हैं और क्या मिलनी चाहिए? पिछली बार हमको जानकारी कुछ नहीं थी चुनाव कैसे लड़ा जाता है और सीएम सीट पे, जो महाराज जी की सीट पे चुनाव लड़ना, अपने आप में बहुत खुद ही डरे हुए थे, समझ में था नहीं। शूटिंग से केरला में शूटिंग करा था तेलुगु फिल्म की, वहीं से नाम अनाउंस हुआ तो यहाँ डायरेक्ट आ गया, कुछ जानकारी नहीं थी। महाराज जी डायरेक्ट मिले तो बोले चले जाओ। इस बार फिर महाराज जी ने हमसे कहा 5 साल तो आप यहीं रहे हो, अब यहीं घर है, इस वक्त आप मेरे आवास पर, अब आप संगठन के साथ लड़ो चुनाव और उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। मंदिर की सीट, चुनौती देखिए, विकास इतना यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का चुनाव, मोदी जी का कोई जोड़ नहीं ना कोई तोड़ है, तो बड़ा आसान है कि अब जब आपके शीर्ष नेतृत्व ने, आपके मोदी जी, योगी जी ने इतना धरती पे काम कर दिया, एक सांसद के द्वारा मैंने जो काम मांगा मुझे मिला, मेरी क्रिएटिविटी वाला काम, मेरे सिनेमा वाला रोजगार मैंने यहाँ क्रिएट किया, जो एक नई चीज़ रही गोरखपुर की, इतनी सुंदरता में बहुत सारे, और जितना केंद्र की योजनाओं को महाराज जी ने जैसे दिशा निर्देश किया, सबको लाने की जिम्मेदारी मेरी थी, वो सब धरती पे उतर गई। कथनी करनी में जब अंतर नहीं होता, वो राम मंदिर हो या विकास की गंगा हो, सड़क हो या महिला बेटियों की सुरक्षा हो या किसानों ने आत्महत्या करना भारत में बंद कर दिया, ये सारी चीज़ें, वो नल हो, जल हो, अभी सौर ऊर्जा से गरीबों को बिजली मिलेगी, किसान को सिंचाई के लिए मिलने लगी, ये चीज़ों ने, और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोरोना के टाइम पे सबको अनाज जो गरीबों को मिला 81 करोड़, उसमें गोरखपुर भी था। गोरखपुर बम बम हो गया है इस सोच के कि ऐसी सरकार के साथ 2 घंटे की दूरी पे अयोध्या है, तो उसका असर पूरे उत्तर प्रदेश पूर्वांचल पे। तो यहाँ पर विपक्ष तो 5 साल था नहीं कभी, विपक्ष कौन है किसी को मालूम नहीं, कौन चुनाव लड़ रहा है ये भी पता नहीं, विपक्ष को 5 साल भी नहीं देखा, चुनाव में भी लोग नहीं देख पा रहे। लेकिन हम लोग का संगठन है, मोदी जी का, योगी जी का आदेश है, हम लोग चुनाव वैसे ही लड़ रहे हैं जैसे कि हम कोई बहुत बड़े विपक्ष के साथ लड़ रहे हैं। ये विपक्ष है ही नहीं, पूरे देश में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, सपा चट हो चुकी है, बोलने के लिए कुछ नहीं इनके पास, करने के लिए कुछ नहीं। क्या किया? भाजपा की वैक्सीन बताने वाले, जनता में वो भी आक्रोश है। यादव समाज पूरा रुझान अब भाजपा की तरफ आ चुका है, महिला मुस्लिम का रुझान पूरा भाजपा की तरफ पहले था, अब उनकी संख्या बहुत बढ़ती नजर आ रही है। चूंकि अब तक 350 नुक्कड़ सभा, आज आप मेरे साथ 37 नुक्कड़ सभा में थे, आपने कवर किया, तो पंडित जी आपको साधुवाद कि आप इतनी शक्ति इस चैनल के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के मालिकों से कहूँगा कि आप बहुत ही होनहार एक पत्रकार उनको मिले हैं कि आप इस भीषण गर्मी में आपने मेरा कवर करते रहे, मेरा समय नहीं मिला, अब ये इतनी रात को आप थके होके और आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं रात 11 बजे, आपको मैं एक इनके लिए ताली बजनी चाहिए। रायबरेली से आ गए कांग्रेस के युवराज, क्या लगता है आपको रायबरेली में क्या चुनौती? प्रधानमंत्री जी का चेहरा बने हुए थे ये, उनको तो उस अमेठी ने सब कुछ दिया, गांधी परिवार को क्या नहीं दिया, उसको उन्होंने त्याग। हमको लगा हमारी दीदी वहाँ बहन है हमारी स्मृति ईरानी जी, उनके साथ लड़ेंगे, थोड़ा आनंद आएगा। उन्होंने चीटिंग की, गलत बात है, वहाँ लड़ना चाहिए था। वायनाड में जितनी दूर जाते हो आप, सेफ कब तक खेलोगे, कब तक आप मोदी से बच के नहीं यार नहीं खेला, सेफ तो नहीं खेल होता है, ये तो लड़ाई है, लोकसभा की लड़ाई होती है, आर या पार, तो लड़ना था। इससे पता चलता है कि मुद्दे, अब जाते भी तो क्या मुद्दे, इनके पास मुद्दे ही नहीं,
भड़बड़ाने लगते हैं, गुस्साने लगते हैं, गुस्सा इनको आने लगता है। तू तड़ाक से हमारे प्रधानमंत्री जी को संबोधित करते हैं। मर्यादा और इनकी भाषा इतनी पॉलिटिकली इतनी ओछी होती जा रही, राजनीति का स्तर इतना ओछा देश ने कभी नहीं देखा जो विपक्ष दिखा रहा है। बहुत घिनौना चेहरा दिखा रहा है, बड़ा दुखद है। लेकिन कोई बात नहीं, इस वक्त पूरा देश मोदी जी कर रहा है। हम लोग इस वक्त देश को महान होता हुआ देखना चाह रहे हैं। विपक्ष की बात करके अपना समय जाया आप भी ना करें, मैं भी ना करूं, क्योंकि देश अब उड़ान के चक्कर में 65 साल वहां दिया, अब वही बम बम होगा। खंड में कल ईडी ने सीबीआई जांच किया है, उसमें पैसा काफी पैसा 50 बरामद करोड़ हुआ है। रुपए। क्या लगता है आपको कि इतना अकुत संपत्ति रखने वाला कौन हो सकता है, इसका पैसा है? पता नहीं, लेकिन भाजपा का तो नहीं होगा, ये तो मैं आपको लिखित धरती पे दे सकता हूं। तो गोरखपुर में इस बार एक कोई ऐसा काम बता जो पिछली बार पूरा नहीं कर पाया, उसको आगे फिल्म सिटी एक हमको बनाना है, जो मेरा सपना है, ताकि मैं इधर बहुत रवि किशन को ट्रेंड करूं। मेरे पास माँ भगवती की कृपा है, जो मेरे पास ब्रेन है टैलेंट का, आर्टिस्ट का। मैं मेरी तरह के कलाकार देश में 3, 4 या 5 होंगे पूरे भारत में। उस सारे नुक्स को, उस सारे गुण को, उस सारे बारीकियों को मैं यहाँ के बच्चों को ट्रेन करना चाहता हूँ, ताकि वो भी सिनेमा के पटल पे, भारतीय सिनेमा के पटल पे गोरखपुर के बच्चे छा जाएं। और मैं ये करूँगा ज़रूर। महादेव जाए। ठीक है, धन्यवाद संजय जी। तो देखिए, ये हमारे साथ थे बीजेपी के सदर सीट से लोकसभा प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला जी, जिनका कहना है कि भाजपा इस बार विकास के रथ पर सवार होकर चुनाव लड़ रही है और कहीं न कहीं भाजपा इस चुनाव में बम्पर जीत दर्ज करके पुनः सरकार एक बार केंद्र में बनाएगी। नागेंद्र त्रिपाठी, न्यूज इंडिया, गोरखपुर। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने चुनाव में जीत का दावा किया है। किशोरी लाल शर्मा पहले ही कह चुके हैं कि वो बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी को बड़े अंतर से हराने जा रहे हैं। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता नीरज मिश्रा ने केएल शर्मा से खास बातचीत की। हमारे साथ बात करने के लिए हैं किशोरी लाल शर्मा जी। बहुत लंबे समय तक सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि रहे, लेकिन अब नई भूमिका कांग्रेस ने दी है, अमेठी से प्रत्याशी बनाया है। नई भूमिका को लेकर किस तरह से देखते हैं आप? तो मैं तो नई भूमिका भी पुरानी ही मानता हूँ कि सेवा तब भी करते थे, अब भी सेवा ही करनी है। तो देखिए सर, ये गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है अमेठी, अब इसको वापस पाना है और उसको लेकर आपके ऊपर भरोसा कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इसको? नहीं, चुनौती तो जनता की है। जनता ने इसको अपना इलेक्शन मान के लड़ रही है, क्योंकि उनको लगता है कि अमेठी का गौरव को हमको वापस लाना है। अच्छा, एक सवाल और है कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको अपने खेमे में जोड़ना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई लोग भाजपा के भी संपर्क में हैं, तो इसे एक चुनौती मानते, क्योंकि यहाँ पर विधायक समाजवादी पार्टी के भी हैं। नहीं, देखिए, यहाँ की जनता ने मन बनाया हुआ, थोड़ा सा आप घूमिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो इन्होंने ये समझते हैं कि भाई एक गलती हमसे हो गई, जो कि गलती शायद यहाँ की जनता की नहीं थी। मैं नहीं मानता हूँ कि यहाँ की जनता की गलती थी, वो कुछ ना कुछ हमारे मैनेजमेंट में, शासन सत्ता ने जो किया उसकी हार थी। नहीं तो राहुल जी कभी यहाँ से हार नहीं सकते थे, और ना मैं यहाँ मानता हूँ कि राहुल जी को जनता ने हराया है। राहुल जी कब आ रहे हैं प्रचार करने आपका, क्योंकि एक बड़ा लाभ मिला? हमने कल रिक्वेस्ट कर दी है उनकी, तो नोट हो गया है जैसे ही राहुल जी के, क्योंकि राहुल जी पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, तो एक डेट मैंने कहा कि कोई भी मेरे को डेट एक ब्लॉक करके उनकी दे दीजिए। अमेठी की पहचान लंबे समय से राहुल गांधी को लेकर रही है। स्मृति ईरानी की भी पहचान कहा जाता है कि राहुल गांधी के बाद ही बनी है, उनसे फाइट करने के बाद। तो राहुल गांधी की पहचान का कितना फायदा मिल रहा है यहाँ अमेठी में? मेरे को उन्हीं की पहचान का फायदा मिल रहा है। जो फायदा आप देख रहे हो ये उन्हीं की पहचान है, गांधी परिवार की पहचान का फायदा मेरे को मिल रहा है। वरना मैं, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए तो उनके बिना मेरी कोई पहचान नहीं है। स्मृति ईरानी और उनके लोग ये कह रहे हैं, भाजपा के लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अमेठी में अब कोई बड़ा मुकाबला नहीं है। देखिए, जो चीज़ जनता ने तय करनी है, उसका अगर कोई प्रत्याशी कहे तो उसका मतलब अहंकार है, क्योंकि जनता के मन की बात को कोई नहीं पढ़ सकता।
वो 20 तारीख को जनता तय करेगी अपने मत के द्वारा। अभी हम जो कोई बड़े बोलते हैं तो नहीं बोलना चाहिए, कि जनता के हाथ में छोड़ देना चाहिए, अपनी मेहनत करना चाहिए, अपने काम बताने चाहिए, फिर फैसला जनता के हाथ में छोड़ देना चाहिए। अच्छा, इस बार आप खुद मैदान में उतरे हैं, सुबह से हम आपको देख रहे हैं कि तमाम जगहों पर छोटी छोटी जनसभाएं, लोगों से मिलना, तो नई भूमिका में किस तरह से आप अपने आप को ले रहे हैं, क्योंकि अब आप डायरेक्ट लोगों से मिल रहे हैं। पहले आप प्लानिंग करते थे, प्लानिंग की टीम में थे, लेकिन अब डायरेक्ट आपको मैदान में उतारा गया है, तो कितना अंतर देखते हैं इन दोनों भूमिका? टीम तो यही है जिनके साथ काम करना था, रोल थोड़ा बदल गया, ठीक है। अब मैं वही तो इनसे निवेदन करता हूँ कि मेरा रोल बदल गया, अब मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि टाइम कम मिला मेरे को, तो रोल मतलब बदल गया। तो अब ये इनसे मैं यही निवेदन करता हूँ कि अब जो चुनौती है उसको अपना कबूल कर लीजिए और उसको लड़ दीजिए इलेक्शन। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि समय बहुत कम मिला, तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान है, या मतलब मेहनत 4 गुनी ज़्यादा करनी पड़ रही है और करते रहेंगे? देखो, मैं खुद चाहता था दिल से कि गांधी परिवार, उनकी जन जन की भावना यही थी, मैं भी उसमें शामिल रहा कि उसके लिए, तो मेरे को लगता था गांधी परिवार का तो ये समय भी शायद हमारे लिए ज़्यादा ही होगा, लेकिन मेरे को लड़ना पड़ रहा है। लेकिन इसमें गांधी परिवार मेरा पूरा साथ दे रहा है, तो खुद प्रचार करने के लिए यहाँ पे आएंगे, जनता के बीच वो प्रचार करेंगे, और नेता यहाँ पे आएंगे, राहुल जी यहाँ पे आएंगे, अभी अशोक गहलोत साहब को यहाँ का पर्यवेक्षक भी उन्होंने नियुक्त किया है, तो ये मदद गांधी परिवार मेरी कर रहा है यहाँ पे चुनाव लड़ने में। अच्छा, अमेठी के विकास को लेकर अगर बात की जाए तो किस तरह का खाका आपने भविष्य के लिए बनाया है, जो कि लोग जानना भी चाहते हैं कि गांधी परिवार के बाद आप यहाँ पर आते हैं, तो विकास को लेकर अमेठी में क्या खाका तैयार किया है आपने? खाका तो तैयारी था, जो काम रुक गए उन्हीं को फिर शुरू करने हैं, जो काम यहाँ से छिन गए, जो बंद करा दिए गए, उन कामों को फिर से शुरू करना है। अच्छा, लोकल इशू यहाँ के कहाँ है, क्योंकि जो सांसद का चुनाव होता है राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहते हैं, लेकिन अमेठी में लोकल इशू क्या है जो आप देखते हैं, क्या समस्याएं रही? यहाँ पे किसानों का है, एक तो आवारा पशुओं की यह बड़ी समस्या है, दूसरा महंगाई एक इशू यहाँ पे बहुत बड़ा है, बेरोजगारी एक इशू यहाँ पे है, जो यहाँ पे ये 3-4 मुद्दे जो हैं बड़े मुद्दे हैं यहाँ पे, जो जनता जिनसे त्रस्त है, ठीक है, तो ये है मुद्दे यहाँ के। अच्छा, अब बस चुनाव में कुछ ही दिन बचा हुआ है, तो कितना आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, और जिस तरह से आपके अपोजिट प्रत्याशी जो हैं, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाती है, अब आजकल हमें नहीं लगता कि राजनीति में अब कोई इस तरह की चीज़ें बची हुई हैं कि एक दूसरे से मिलें और अच्छे से वार्ता हो, कहीं ना कहीं कटाक्ष बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नहीं, ये चीज़ें राजनीति में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने ये गांधी परिवार से यहाँ सीखा है कि राजीव जी जब लड़ते थे, सोनिया जी जब लड़ती थी, तब बीजेपी की लोग लड़ते थे। हमने तो देखा है डॉक्टर संजय सिंह को जब 99 में सोनिया जी लड़के जीती यहाँ से, तो संजय सिंह बीजेपी के थे, उनकी मिसेज ने, दोनों ने बड़े हार को मुबारक दिया कि ठीक है कि सोनिया जी हम आपके सामने लड़े, आपको जीत मुबारक। आज तो मेरे को लगता नहीं है कि इस तरह का माहौल भी रह गया है। जीत को लेके पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं? देखो, ये जो चीज़ मैंने आपको पहले बताया, मानते हैं? नहीं, मैं आपको क्या एक शुरू से बात करता हूँ कि देखो, हम लोगों को अपना काम बताने हैं, फैसला जनता ने लेना है। जनता के मन की बात अभी मैं कुछ कह दूँ मेरा घमंड होगा, ठीक है। जिताने हारने का काम जो है जनता करती है, जिनको घमंड है वो कुछ भी कह सकते हैं, मेरे अंदर कोई घमंड नहीं, क्योंकि ये संस्कार मेरे माँ बाप ने मेरे को दिए हैं कि घमंड कभी करना नहीं चाहिए, और मैं घमंड कभी करता नहीं हूँ। मतलब नज़र है सबकी इस समय अमेठी, रायबरेली से भी ज़्यादा नज़र लोगों की अमेठी को, लोग सर्च कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं क्या कुछ चल, तो किस तरह से देख रहे हैं इस चीज़ को कि एक हॉट सीट अचानक बन गई और आप उसमें सबसे आगे हैं? नहीं, देखिए, ये तो मेरे पर मतलब, क्योंकि मेरे आदर्श रहे राजीव जी, जब मैं राजनीति में था तो हमेशा मेरे को 91 में राजीव जी थे, तो 82 में मैं पहली बार उनको शिमला में देखा था, ठीक है। तो ऐसे मन में होता ना, कभी कहते हैं कि 24 घंटे में एक बात सच हो जाती है, तो मेरी इच्छा थी उस समय जागी थी कि इस आदमी के साथ मैं काम, इतना हसीन आदमी के साथ मैं काम कर पाऊँगा कि नहीं, और 1 साल के अंदर मेरी इच्छा पूरी हुई और मैं
पूरी हुई और मैं यहाँ पे आया और उनको मैंने एज ए MP भी यहाँ देखा, एज ए प्राइम मिनिस्टर भी देखा, एज ए लीडर ऑपोजिशन भी देखा। हर रोल में मैंने राजीव जी को देखा। मैंने उनके अंदर देखा कि किसी को विरोधी मानते नहीं थे अपना वो। तो वो कहते थे, सोनिया जी भी कहती थी कि देखो ये इलेक्शन 15 दिन का होता है, लेकिन उसके बाद जो जीतता है वो सारे क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होता है। उसको ये भेदभाव नहीं रखना जनता में कि मैं इस बूथ से अगर हार गया था तो अब तो इनको मैंने तबाही कर देना है। तो ये भावना किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं रखनी चाहिए, बल्कि जहाँ से हारा हो तो कोशिश करनी चाहिए कि उनका भी मन जीते। तो ये थे हमारे साथ किशोरी लाल शर्मा जी, जो कि अमेठी से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जीत को लेकर आश्वस्त हैं और साथ ही साथ लगातार कम समय होने के बावजूद भी एक दिन में 4 और 5 और 6 लगातार मीटिंगें और लोगों से मिलना इनका जारी है। बाकी चीज़ें 4 जून को पता चलेंगी। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। इसी के साथ हमारी खास पेशकश 24 का सिंहासन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।